हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी करी है कि गैल्वेनिक सेल कैसे हम लोग एक एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल से कंबाइन करके बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका नस्ट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और किसी दिए गए कंडीशन में गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। हमने ये भी देखा था कि जो गैल्वेनिक सेल हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बना रहे थे, तो उसमें जो हाफ सेल थे, हमारे पास 5 तरह के हाफ सेल थे और उन 5 तरह के हाफ सेल के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग गैल्वेनिक सेल बनते थे। ठीक, अब इसी पे अगला टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल में हम लोग एक एनोडिक हाफ सेल लेंगे, दूसरा एक कैथोडिक हाफ सेल लेंगे। एनोडिक हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे, कैथोडिक हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे और इस एनोड और कैथोड को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और इंटरनली इनको एक शार्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। अब एनोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होता था उसको बोलते थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होता था उसको बोलते थे रिडक्शन पोटेंशियल। और यही एनोडिक और कैथोडिक हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनके डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था एनोड से कैथोड की तरफ, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट मिल जाती थी। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉन या करंट का जो फ्लो है उसका कारण है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड कि अगर एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं या करंट फ्लो हो रहा है तो इस टाइप के सेल के बारे में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि जो करंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस के वजह से हो। ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है इसके कंसंट्रेशन की वजह से हो, या जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है इसके कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर के वजह से हो। तो इसी बेसिस पे कि जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो जो टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है ये इस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होता है कि कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल में हम ये सबसे पहली बात ये बोलेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल।
दो तरह के गैल्वेनिक सेल होते हैं। और इस दो तरह के गैल्वेनिक सेल में जो पहला गैल्वेनिक सेल जिसके बारे में अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन या करंट का फ्लो एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफरेंस के वजह से होता है, उस तरह के सेल को कहते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। तो टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से, किसके डिफरेंस के वजह से हो रहा है। अगर वो डिफरेंस एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वजह से हो रहा है, एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। और अगर इलेक्ट्रॉन या करंट का फ्लो एनोडिक हाफ सेल या कैथोडिक हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल का नाम होता है कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और इन्हीं दो गैल्वेनिक सेल के बारे में हमको पढ़ना है, तो एक एक करके देख लेते हैं। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया है, फिर भी थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा डेफिनेशन? गैल्वेनिक सेल in which flow of current is due to difference in anodic half cell potential and cathodic half cell potential is known as normal galvanic cell। ऐसा सेल जिसमें करंट का फ्लो जो एनोडिक हाफ सेल है और कैथोडिक हाफ सेल है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के वजह से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। और जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल बनाया जाता है, इन नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है, एनोड एंड कैथोड आर मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या सब्सटेंस। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में जो एनोडिक हाफ सेल होगा और कैथोडिक हाफ सेल होगा, या जो एनोड होगा और कैथोड होगा,
ये अलग अलग एलिमेंट के बने होंगे। जैसे अब तक हमने जो देखते हुए आया है कि यहाँ पे हमने जिंक की रॉड ली थी और यहाँ जिंक सल्फेट लिया था। इधर हमने कॉपर की रॉड ली थी और कॉपर सल्फेट लिया था। इन दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया था और इधर एक वायर से कनेक्ट कर दिया था। लेफ्ट वाले को हमने बोला था एनोडिक हाफ सेल, राइट वाले को बोला था कैथोडिक हाफ सेल। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती थी, तो यहाँ जो पोटेंशियल होता था उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे। राइट साइड में रिडक्शन की रिएक्शन होती थी, तो जो पोटेंशियल डेवलप होता था उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे। और अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा और इस डिफरेंस के वजह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। अब जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल बनाया जाता है उसमें जो एनोड होता है वो किसी अलग मेटल का बना होता है और कैथोड अलग मेटल का बना होता है। ठीक है, ये जो सेल होता है चूंकि मेटल अलग अलग हैं तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे और अलग अलग होंगे तो E0 सेल जो कि होता है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये दोनों अलग अलग होंगे तो इनका समेशन कभी भी जीरो नहीं आएगा। यानी कि नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के लिए E0 सेल की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है बेटा, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल क्या है? ऐसा सेल जिसमें करंट का फ्लो एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के वजह से होता है। बनता कैसे है? इसमें एनोड के लिए और कैथोड के लिए जो मेटल यूज किए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेटल अलग अलग है तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग है तो ये जो ओवरऑल सेल बना इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा। और इसका सबसे टिपिकल एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते थे वो था, सबसे टिपिकल एग्जाम्पल था जिंक ZnSO4 डबल वर्टिकल लाइन CuSO4 और C। ठीक है, और इसके बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। नस्ट इक्वेशन इसके लिए बनता था E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। ठीक है, और अब तक जो भी हम लोग पढ़े थे वो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के बारे में ही पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें अब और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सेल होता है गैल्वेनिक सेल वो होता है कंसंट्रेशन सेल। सेकेंड टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल हो जाएगा कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या सेल? कौन सा सेल होगा? ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल के इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से होता है, कहलाता है कंसंट्रेशन सेल। तो क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फ्लो ऑफ करंट बोलो, करंट इज ड्यू टू difference in
concentration of इलेक्ट्रोलाइट या चाहे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंस हो या इलेक्ट्रोड, galvanic cell in which flow of current is due to difference in concentration of electrolyte या electrode of anodic half cell and cathodic half cell is known as कंसंट्रेशन सेल। ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें करंट के फ्लो का कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन के वजह से, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। ठीक है। इस गैल्वेनिक सेल में, कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में जो एनोडिक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड होगा और कैथोडिक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड होगा वो सेम मेटल का बना होगा। सिर्फ क्या होगा? मेटल सेम रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट सेम रहेगा, आयन का कंसंट्रेशन अलग अलग रहेगा। तो ऐसे कंसंट्रेशन सेल में इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, इस तरह के गैल्वेनिक सेल में both the half cell are made up of same element या substance। इसमें जो दोनों हाफ सेल बने होंगे वो एक ही तरह के एलिमेंट या सब्सटेंस से बने होंगे। मतलब कि जो एनोड होगा और जो कैथोड होगा, इसके लिए जो एलिमेंट यूज किया जाएगा ये एक ही एलिमेंट होगा, सेम होगा। ठीक है बेटा। अब अगर एलिमेंट सेम है तो आयन भी उसका सेम ही आएगा, और इस केस में जो ई नॉट सेल होगा, जो कि हम निकालते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दोनों तरफ एनोड और कैथोड पे मेटल सेम है, तो जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू सेम होगी, और उस कंडीशन में ई नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ऑलवेज, हमेशा ये वैल्यू 0 होती है, इसमें कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें करंट के फ्लो का कारण कंसंट्रेशन डिफरेंस है, और वो कंसंट्रेशन डिफरेंस किसका है? या तो इलेक्ट्रोलाइट का है या तो इलेक्ट्रोड का है। ये सेल बनता कैसे है? इस सेल को बनाने में जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल दोनों के लिए सेम होगा, और अगर दोनों के लिए सेम होगा
तो एनोडिक हाफ शेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोडिक हाफ शेल का रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और साइन अपोजिट होगा, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंसंट्रेशन सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। अब ये देखो, इसका एग्जांपल देखो कैसे बनता है। ये सेल बनता है, गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल तो हमेशा एक एनोडिक हाफ सेल और एक कैथोडिक हाफ सेल से बनाएंगे। अब अगर आपने जो एनोडिक हाफ सेल में इलेक्ट्रोड यूज किया, जैसे मान लो जिंक का यूज किया है और इलेक्ट्रोलाइट है ZnSO4, तो कैथोडिक हाफ सेल में भी जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक का ही होगा और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ZnSO4 का ही होगा। यानी कि एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल को कंस्ट्रक्ट करने में जो मटेरियल, जो सब्सटेंस यूज किया जा रहा है वो दोनों सेम होंगे। डिफरेंस क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन, मान लो इसका कंसंट्रेशन C1 लिया था, या इसको बोल दो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो C2 होगा, या कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रोड सेम होगा, इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, बस या तो इलेक्ट्रोड का या तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग होगा, और इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो इस तरह के गैल्वेनिक सेल को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल। और ये जो, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब Zn से Zn++ में जाएगा, ये होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू सपोज करो x है। कैथोडिक हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन होगा, Zn+ जाएगा, Zn सॉलिड में ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। मेटल सेम, आयन सेम, तो अगर मेटल सेम आयन सेम तो इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम, बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में साइन का डिफरेंस आएगा। नेट रिएक्शन अगर आप बनाओगे तो जिंक से जिंक कट जाएगा तो Zn+ और ये जाएगा Zn++। ये हमने लिया था C1 और ये था C2, ये हो जाएगा C2 C1। और ई नॉट सेल जब आप निकालोगे तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड करते हैं, एक प्लस का x है एक माइनस का x है, तो आ जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसंट्रेशन सेल के लिए जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है बेटा, अब देखो जो कंसंट्रेशन सेल भी होंगे ये बेसिकली अगर इनको भी क्लासिफाई करें तो ये भी दो तरीके से होते हैं। जैसे एक सिंपल हम लोग कंसंट्रेशन सेल की बात करें तो ये हो जाएगा ZnSO4, दूसरा होगा ZnSO4 Zn, इसका कंसंट्रेशन C1 है तो इसका कंसंट्रेशन C2 होगा। जो हाफ सेल बनाए गए हैं वो सेम मटेरियल के हैं, बस इनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, और इसी कंसंट्रेशन के अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इस तरह के सेल के लिए जो E0 की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो ये सेल कहलाएगा कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल, कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना बेटा। अब आप ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में जो फ्लो ऑफ करंट है वो या तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड की वजह से होगा।
तो अब ये किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के वजह से कि इलेक्ट्रोड की वजह से? इस बेसिस पे कंसंट्रेशन सेल भी दो तरीके के हो जाएंगे। तो अगली लोडिंग होगी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल कि कंसंट्रेशन सेल के कितने तरीके से होंगे। तो पहला है इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और दूसरा होगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। पहला हो गया इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो अब हम लोग जरा पढ़ लें कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये हो गया कि ऐसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें फ्लो ऑफ करंट का कारण है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो द कंसंट्रेशन सेल इन विच फ्लो ऑफ करंट is due to difference in concentration of electrolyte, difference in concentration of electrolyte of anodic half shell and cathodic half shell is known as electrolyte कंसंट्रेशन सेल। ऐसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें करंट के फ्लो का कारण इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जैसे सपोज करो कि हमने एनोड बनाया जिंक का और इलेक्ट्रोलाइट दिया ZnSO4। कैथोड भी हमने बनाया जिंक का और इलेक्ट्रोलाइट लिया ZnSO4। एनोडिक हाफ शेल का मटेरियल और कैथोडिक हाफ शेल का मटेरियल सेम है। तो मटेरियल सेल है सेम है तो ये नॉर्मल गैल्वेनिक सेल नहीं बनेगा, ये बनेगा कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन में भी आपने कंसंट्रेशन डिफरेंस किस में रखा? इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं रखा, रखा किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका कर दिया C1 और इसका कर दिया C2, या इसी को हम बोल सकते हैं Ca, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ शेल इलेक्ट्रोलाइट, और इसको बोलेंगे Cc, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक हाफ शेल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो सेल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया था AC एनोडिक हाफ शेल पहले, कैथोडिक हाफ शेल बाद में। एनोडिक हाफ शेल में भी पहले हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रोड, फिर रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, फिर डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं कैथोडिक हाफ शेल, और कैथोडिक हाफ शेल में पहले इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 और फिर इलेक्ट्रोड Zn। अब डिफरेंस क्या होगा? ये होगा C1, ये होगा C2, या इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो Ca कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोडिक हाफ शेल, और Cc मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोडिक हाफ शेल। तो ये उसका हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब सेल रिएक्शन देखो कि सेल रिएक्शन क्या होगी। तो पहले हम लोग हमेशा से देखते आए हैं एनोडिक रिएक्शन, और हमको ये पता है कि एनोडिक रिएक्शन हमेशा होती है ऑक्सीडेशन की। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है,
और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा Zn जाएगा किसमें, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन होगा C1 या इसी को हमने लिखा है Ca, ठीक है। और इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में, और सपोज करो इसकी वैल्यू x है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन। अब दूसरा हम देखें कैथोडिक हाफ सेल। तो हमको पता है कि कैथोडिक हाफ सेल पे हमेशा रिएक्शन होती है रिडक्शन की, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Zn++ जिसका कंसंट्रेशन कितना था, C2 था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके और Zn सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि रिएक्शन के कौन सी है, रिडक्शन की है। मेटल सेम है और आयन सेम है, और कंडीशन हम लोग स्टैंडर्ड ले रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू तो सेम होगी विथ अपोजिट साइन। तो ये रिएक्शन हो जाएगी एनोडिक हाफ सेल में और ये रिएक्शन हो जाएगी कैथोडिक हाफ सेल में। नेट रिएक्शन दोनों रिएक्शन को जोड़ने से आती है, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, नेट सेल रिएक्शन इन दोनों को जोड़ दो तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इधर Zn से ये Z कैंसिल हो गए, ठीक है। C2 को हम लोगों ने बोला था कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, तो नेट रिएक्शन आएगी Zn++ C2 या इसी को हम लोग बोल रहे हैं Cc, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कैथोड, और ये बराबर हो जाएगा या Zn++ C1 या इसी को बोलते हैं C, ठीक है। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ा तो नेट रिएक्शन आ गया, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एक x है एक -x है, तो आ जाएगा 0। ये चीज मैं आपसे बोल रहा था कि आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन सेल के केस में जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्यों 0 होगी, बार बार मैं बोल रहा हूं इसका कारण, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में जो सब्सटेंस यूज किए जाएंगे वो सेम होंगे, यानी कि मेटल और उसका आयन, मेटल और उसका आयन ये सेम होंगे, और अगर सेम होंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी विथ अपोजिट साइन, तो ओवरऑल जो सेल का पोटेंशियल आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन पे हम लोग अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन। इसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन लगा लें जरा। नस्ट इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल नस्ट इक्वेशन है E बराबर E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। ये हमारा स्टैंडर्ड नस्ट इक्वेशन है। अब इस नस्ट इक्वेशन को हमको इस इक्वेशन पे अप्लाई करना है, तो E सेल बराबर हो जाएगा बेटा E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, इस रिएक्शन में है प्रोडक्ट Zn++, और ये Zn++ किसके लिए है, एनोड के लिए है, तो यहाँ पे A लिख देंगे। नीचे रिएक्टेंट है तो ये है Zn++, और ये किसके लिए है, कैथोड के लिए है, तो C लिख देंगे। E नॉट की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं 0 है, और इस रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं, तो n बराबर 2 होगा, ठीक है। तो अब इसको और आगे बढ़ाओ जरा, देखो क्या आता है, तो E सेल बराबर हो जाएगा माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn++
एनोड अपॉन Zn प्लस प्लस कैथोड। तो ये आ गया इसके लिए नष्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब जो भी कंसंट्रेशन सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होगा, उसके लिए ई सेल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो -0.059 अपॉन 2 log कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक हाफ सेल। इसको अगर हम इन जनरल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ई सेल बराबर -0.059 अपॉन n log, ऊपर रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल, कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल, और इसको हमने लिया था C1 या इसी को लिख देंगे हम लोग Ca, और नीचे हो जाएगा C2 जिसको हमने लिखा था Cc। तो ये एक जनरल इक्वेशन के लिए हो जाएगा। ये तो हमने जिंक के लिए लिया था, जब जिंक से हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बनाया था। किसी और मेटल का आपको बनाना है कोई फर्क नहीं है, जनरल इक्वेशन है। माइनस का 0.059 अपॉन n की वैल्यू आप देख लेंगे कितना लॉस गेन हो रहा है, वही होगा n, और लॉग के बाद ऊपर साइड में रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक हाफ सेल, और नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है बेटा। तो ये हो गई इन जनरल बात। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। अब इस इक्वेशन पे थोड़ी थोड़ी बातें कर लें। चलो इसी भी करते हैं। देखो, कोई भी सेल फंक्शनिंग है, काम कर रहा है, तो काम तभी करेगा जब उसका ई सेल पॉजिटिव होगा। ई सेल पॉजिटिव होगा। अगर ई सेल की वैल्यू निगेटिव में आती है, अगर ई सेल की वैल्यू निगेटिव में आती है, मतलब कि वो सेल फंक्शनिंग नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो कंडीशन होती है कि किसी सेल के फंक्शनिंग होने के लिए ये जरूरी है कि उसका ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप किसी सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद निगेटिव आ रही है, इट मीन्स कि वो सेल फंक्शनिंग नहीं है, काम नहीं कर रहा है, उस सेल से आप करंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो बात हो गई कंडीशन फॉर फंक्शनिंग ऑफ ए सेल। सेल फंक्शनिंग तभी होगा जब उसके लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब मान लो हमको इस सेल को फंक्शनिंग कराना है, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अब ये फंक्शनिंग तभी होगा जब ये निगेटिव कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव करने के लिए ये वैल्यू हमको निगेटिव में ले आनी पड़ेगी, यानी कि इस पूरे लॉग की वैल्यू निगेटिव में आनी चाहिए। भाई अगर ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निगेटिव में नहीं आ रही है, अगर पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव ही रहेंगे, और निगेटिव रहेगा तो ई सेल ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और वो सेल प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं होगा। तो सेल फंक्शनिंग होने के लिए जरूरी है कि लॉग Ca अपॉन Cc की वैल्यू क्या हो, निगेटिव में आए। और आपको पता है कि लॉग की वैल्यू निगेटिव में कब आएगी, जब ये वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम हो। ठीक, मतलब इसके लिए ये जरूरी है कि Ca अपॉन Cc ये लेस देन
1 होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होगा तभी इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, और ये निगेटिव में आएगी तभी ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, और ई सेल पॉजिटिव आएगा तभी वो सेल फंक्शनिंग होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई इस सेल के फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि Ca का कंसंट्रेशन हमेशा कम होना चाहिए Cc से, या C1 कम होना चाहिए C2 से। तो कभी आपसे इस टर्म में पूछेगा, कभी इस टर्म पर। मेन आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के फंक्शनिंग होने के लिए जरूरी है कि जो कैथोडिक हाफ सेल का कंसंट्रेशन है वो कम हो, और एनोडिक हाफ सेल का कंसंट्रेशन कम हो और कैथोडिक हाफ सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशन। समझ में आ गया बेटा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पे एक नोट के रूप में ही हम लोग दूसरा केस क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं, जो एक हमें जनरल फार्मूला भी दे देगा। आपसे कहा गया है कि फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन सेल, एक हाइड्रोजन सेल दिया गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन है E2S2 H प्लस एक्वस, और ये C1 है। यहाँ पे H प्लस एक्वस, ये C2 है, और ये हो जाएगा S2, और ये हो जाएगा E2। ठीक है, अब देखो ये सेल दिया गया है, और इस सेल के लिए आपसे पूछा गया है E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट सेल और E सेल। ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल रहा है कि ये डबल वर्टिकल लाइन है। इस डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में जो हाफ सेल बनेगा इसको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, और जो राइट साइड में हाफ सेल बनेगा उसको बोलते हैं कैथोडिक हाफ सेल। आपको ये भी पता है कि एनोडिक हाफ सेल में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की, और कैथोडिक हाफ सेल में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है रिडक्शन की। ठीक है, जो एनोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और कैथोडिक हाफ सेल में जो रिडक्शन की रिएक्शन होगी उसके वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो E नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, और E नॉट सेल पे जब आप नस्ट इक्वेशन निकालते हो, लगाते हो, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, तो E सेल आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर कोई सेल रिप्रेजेंट किया गया है तो डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में एनोडिक हाफ सेल बनता है, राइट साइड में कैथोडिक हाफ सेल बनता है। एनोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन की रिएक्शन होती है, पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ई सेल आ जाता है, और ई सेल या ई नॉट सेल से फिर ई सेल की वैल्यू हम लोग नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका होता है। अब ये आपको सेल दिया गया है और आपके लिए ये सारी वैल्यू दी गई है। चलो एक एक बात करते हैं।
अगर हम बात करें एनोडिक हाफ सेल में, तो एनोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, यानी कि ये H2 जा रहा है 2H प्लस में। और ये किस तरह का इलेक्ट्रोड है बेटा? ये है गैस और ये है आयन। और गैस आयन भी कौन सा है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। और ये है ऑक्सीडेशन। तो E0 की वैल्यू आपको मैंने बता रखा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो पहला आ गया ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.0। सिमिलरली अब आप इधर जाओगे तो रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन का मतलब है कि H प्लस ये जाएगा H2 में। और ये भी किस तरह का इलेक्ट्रोड है? गैस आयन। और गैस आयन में भी कौन सा है? हाइड्रोजन। तो इसके लिए E0 रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा H प्लस H2, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.0 हो गया। 0.0 को जोड़ोगे तो E0 सेल भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमको निकालना है ये। चलो, तो नेट रिएक्शन क्या होगी बेटा? एनोडिक सेल पे रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है H2 और ये है H प्लस 2, इसका कंसंट्रेशन C1। कैथोडिक हाफ सेल पे रिएक्शन हो रही है 2H प्लस और ये दे रहा है H2, इसका कंसंट्रेशन है C2। नेट रिएक्शन ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2H प्लस C2 से जा रहा है 2H प्लस C1 में, ये हो गया नेट। और इसके लिए E0 सेल की वैल्यू कितनी है? 0। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो। इस पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। E0 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस का 0.059 अपॉन n की वैल्यू हो गई 2 लॉग। प्रोडक्ट में क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका? कैथोड का, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। नीचे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको जब सॉल्व करोगे, तो E0 बराबर आ जाएगा माइनस का 0.059 अपॉन 2 लॉग। देखो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड का पावर 2 माइनस ये ऊपर जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पावर 2 और ये एनोड। अब ये माइनस लॉग लो तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होता है pH। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.059 लॉग। ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि किसी हाइड्रोजन सेल के लिए अगर आपको डायरेक्ट ई सेल निकालना है
तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो 0.059 log pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ठीक है बेटा, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन कर लो इस पे। जैसे हमसे क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट ई सेल ऑफ फॉलोइंग सेल। आपको एक सेल दिया गया है और कह रहा है कि ई सेल की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन क्या है, प्लेटिनम, हाइड्रोजन, ये दे रखा है NaOH, डबल वर्टिकल लाइन, H2SO4, प्लेटिनम, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा 0.1 m और यहाँ पे दे रखा 0.05 m। आपने सेल देखा, प्लेटिनम, हाइड्रोजन, NaOH, इलेक्ट्रोड सेम है, NaOH से भी H+ आएगा और इससे भी H+ आएगा, दोनों ही। देखो आप इलेक्ट्रोलाइट मत चेक करना कि NaOH और H2SO4, NaOH से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको H+ ही मिलेगा। इसी इलेक्ट्रोड गैस का ही आयन यहाँ पे भी रहेगा और इसी गैस का आयन, यानी कि इलेक्ट्रोड भी सेम है और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है। इलेक्ट्रोड किसका है, हाइड्रोजन का, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन आयन। तो आपको ये पूरा देखा तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सेल बना है ये गैस आयन सेल है, और गैस आयन सेल में भी कौन सा है, हाइड्रोजन सेल है, हाइड्रोजन सेल है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि आप पूरा डिटेल में करते हुए जाओ कि एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन लिखो, कैथोडिक हाफ सेल की रिएक्शन लिखो, दोनों को ऐड करो, नेट रिएक्शन ले आओ, फिर उसके ऊपर नष्ट इक्वेशन लगाओ। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपने इतना पहचान लिया, आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन सेल है और हाइड्रोजन सेल के लिए डायरेक्ट आप रखेंगे कि ई सेल बराबर 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा दीजिए। अब इस फार्मूले से आपको एनोड का और कैथोड का जो हाफ सेल है उसका pH निकालना है। एनोड के हाफ सेल में आपने बेस लिया है NaOH, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 m। स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोसिएट होगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा 0.1 m। और अगर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन है तो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे आपको मिलेगा POH, और POH की वैल्यू होगी 1। POH की वैल्यू 1 है तो pH क्या हो जाता है, 14 माइनस POH, यानी कि 14 माइनस 1 यानी कि 13। तो आपने pH ऑफ एनोड निकाल दिया 13। अब बात आती है pH ऑफ कैथोड की। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि 12th अगर आपको अच्छे से करना है तो 11th बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे pH निकालना नहीं सिखाऊंगा, क्यों? वो मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको, और आपको pH निकालना। मैंने कहा था कि अब जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और नंबर ऑफ चैप्टर बहुत ज़्यादा है, तो एग्जामिनर हमेशा 2 या 2 से अधिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक में मिक्स कर देता है, ताकि एक साथ वो आपको जज कर सके कि आपको केमिस्ट्री आता है कि नहीं। चैप्टर आने से नहीं होगा कि ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है, नहीं, आपको ओवरऑल केमिस्ट्री आनी चाहिए। ठीक है,
पीएच कैसे निकालते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। H2SO4 है तो n फैक्टर हो जाएगा 2, मोलैरिटी दे रखा है 0.05, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 m, और अगर हाइड्रोजन आयन 0.1 m है तो pH हो जाएगा 1। ठीक है, तो pH आपका कैथोड आ गया 1। अब इस फार्मूले को अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0.059 13 माइनस 1 यानी कि 0.059 इंटू 12, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो आपको फार्मूला समझ के कि किसका क्या मतलब है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपका ये चीज स्ट्रांग होगा। ठीक है बेटा, अब दूसरा इसमें जो सेल है वो है, सेकंड जो सेल है वो सेल है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अभी तो हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में। थैंक यू।